हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विनोद है। मेरी उम्र 28 साल है। आज मेरी शादी का दिन है। मेरे चेहरे पर एक अलग ही चमक आ रहा है। सबका यही कहना है, विनोद पर खूब रंग आया है। आखिर क्यों ना आता। मेरी पसंद की शादी हो रही थी। अभी मैं अपने कमरे में बैठा इसी सिलसिले में सोच रहा था कि अचानक मेरे पापा दरवाजा खटखटाकर अंदर आए। उनके पीछे मम्मी भी मौजूद थी। एक पल के लिए मैं हैरान हुआ, क्योंकि बाहर बहुत मेहमान थे। उनको देखना भी उनकी जिम्मेदारी थी। मैं भी अभी दोस्तों से निकलकर बहुत मुश्किल से कमरे में आकर बैठा था, ताकि थोड़ी देर आराम कर सकूं, क्योंकि लंबा फंक्शन था जिसमें मैं थक जाता था। पापा को देखकर मैं फौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया। पापा मुझे देखते हुए बोले, बैठ जाओ, तुमसे एक बहुत ज़रूरी और लंबी बात करनी है। मैं हैरान हुआ। मम्मी के चेहरे के रंग भी उड़े हुए थे। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा गया था। शादी के दिन चल रहे थे। अगर कोई ऊंच नीच हो जाती तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम पैदा हो सकता था। पापा मुझे देखते हुए बोले, मैं जानता हूँ तुम्हें यह बात से थोड़ी प्रॉब्लम होगी, मगर यह हकीकत भी है। पापा एक लंबी भूमिका बांध रहे थे। मैं उन्हें देखते हुए फौरन बोला, आपको लंबी भूमिका बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बात कहनी है आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप मेरे बाप हैं। आप हुक्म करें, मैं आपके सामने वह हर चीज़ ला दूंगा। ऊपर वाले का दिया मेरे पास सब कुछ था। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए मैं बिल्कुल बेफिक्र होकर बोला था। अब पापा ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरा चेहरा देखते हुए बोले, तुम्हारी होने वाली पत्नी हम दोनों के पास शादी से 5 दिन पहले आई थी। मेरे माथे पर बल आए और मैं हैरान होकर पापा की बात सुन रहा था, क्योंकि वाकई यह मेरे लिए काफी हैरान कर देने वाली बात थी। भला पापा के पास रागिनी क्यों आई होगी। मैं उससे पसंद की शादी कर रहा था। अब तक जो भी दिक्कत थे हम दोनों ने मिलकर तय किए थे, मगर अचानक से रागिनी का पापा के पास आना मुझे हैरत के समंदर में डुबा चुका था। मैं कुछ और कहता इससे पहले ही पापा बोले, पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो तुम्हें कहना है तुम बोल लेना। मैंने उन्हें खामोश रहने में ही राहत जानी थी। मैं पापा को बहुत गौर से सुन रहा था, और फिर जो बात उन्होंने मुझे कही वह सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं पापा को फटी फटी निगाहों से देखने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे और रागिनी के बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। हमने ऐसी कोई डील नहीं की थी। मैं मरते दम तक भी यह इस चीज़ के लिए हाँ नहीं बोल सकता था, क्योंकि यह सारी जिंदगी का मामला था। मुझे चुप देखकर मेरी मम्मी ने कंधे पर हाथ रखा था और मोहब्बत से बोली थी, देखो बेटा, शुरू में मुझे भी यह बात बुरी लगी थी, क्योंकि यह बात बहुत ही नासमझ वाली है, मगर तुम्हारी पत्नी अब तुम्हारी है। उसके दिक्कत भी तुम्हारे हैं, इसीलिए तुम्हें समझौता करना ही पड़ेगा। उसका तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। तुमने ही ये लड़की पसंद की है, तो अब यह सब चीज़ें तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जबकि मैं बिल्कुल चुप हो गया था। रागिनी ने मुझसे ऐसी कोई बात क्यों नहीं की। मैं सिर्फ यह सोच रहा था। पापा मेरे कंधे को थपथपाकर चले गए थे, जबकि मैं गहरी सोच में डूब गया था। रागिनी अपने ताया के साथ रहती थी, वह और उसकी छोटी बहन सोनल, जिसकी उम्र 16 साल थी और वह दिमागी तौर पर अपाहिज थी। उसको कुछ समझ नहीं आता था। वह बच्ची पागल थी। पैदाइश से ही उसके साथ दिक्कत थे। यह बात मुझे अच्छी तरह मालूम थी। मुझे यही लगा था कि रागिनी जब मेरे पास आ जाएगी तो उसकी देखभाल उसके ताया करेंगे, मगर अचानक से रागिनी का यह कहना कि मैं अपनी बहन को अपने साथ दहेज में लेकर आऊंगी, यह बात मुझे थोड़ी चुभ रही थी। मेरे घर में हिसाब से कमरे थे। अगर अब रागिनी की बहन भी हमारे पास आ जाती तो वह कहाँ रहती, यही चीज मुझे परेशान कर रही थी। थोड़ी देर और गुजरी थी जब अचानक मेरा मोबाइल रिंग हुआ था। मैंने फौरन मोबाइल उठाया था,
क्योंकि रागिनी की ही कॉल थी। वह कुछ कहती इससे पहले ही मैं बोला था, या तुम क्या बात करके गई हो पापा से? वह मेरे पास आकर किस तरह की बातें कर रहे हैं? हमारे बीच तो ऐसी कोई डील नहीं हुई थी। मैं कुछ और कहता इससे पहले ही रागिनी बोली थी, मैं जानती हूँ विनोद, तुम्हें यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही होगी, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरी बहन का मेरे अलावा और कोई नहीं है। मैं ताया के पास अपनी बहन को कैसे छोड़ दूँ? वह जवान है, मेरे अलावा उसका कोई ख्याल नहीं रख सकता। तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम यह मांग पूरी नहीं कर सकते तो माफ करना, मैं यह शादी भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी सिर्फ यही एक शर्त है। यह बोलकर उसने मोबाइल रख दिया था। 2 दिन बाद मेरी शादी थी और इस तरह की बात सुनकर मैं झटके में आ गया था। काफी देर तक मैं सिर पकड़कर यही सब सोचता था और फिर अचानक मेरी आंखों में चमक आई थी। कुछ सोचकर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया था। अगर ऐसा हो जाता है तो मेरा बहुत फायदा हो जाएगा। मैंने दिल ही दिल में एक बेहतरीन योजना तैयार कर ली थी। एक पल के लिए मुझे शर्म आई थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। रागिनी से मैं मोहब्बत करता हूँ और रागिनी सोनल से मोहब्बत करती है, लेकिन मुझे अपना फायदा भी देखना था और इस मुसीबत से छुटकारा भी चाहिए था। मैंने रागिनी को एक छोटा सा मैसेज टाइप किया था, मेरी जान, तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है, इसलिए मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। यह बोलकर मैं बाहर आ गया था। मम्मी पापा को भी मैंने इशारे से हाँ बोल दिया था। मैं सीधा चुपचाप अपने दोस्तों के बीच जाकर बैठ गया था। घर में शोर शराबा हो रहा था, एक अलग ही गहमा गहमी का अलग था। कोई बातें कर रहा था, कोई डांस कर रहा था, तो कोई खाना खा रहा था। सबकी अपनी अपनी जरूरत थी, जबकि मैं भी गहरी सोच में डूबा था। जल्द ही मैं बहुत आगे जाने वाला था। मुझे अपना रोशन मंजिल अब साफ नजर आ रहा था। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया था। 2 दिन कैसे गुजरे कुछ पता नहीं चला था। आज मेरी शादी का दिन था। आज मैं रागिनी को ब्याह कर अपने पास लेकर आने वाला था, लेकिन इससे ज्यादा खुशी मुझे सोनल के आने की थी, क्योंकि मैं जो सोच रहा था, अगर वह हो जाता तो मेरा बहुत फायदा होता। मैं बारात लेकर मैरिज हॉल पहुंचा तो लड़की वालों ने हमारा स्वागत बहुत ही शानदार तरीके से किया था। फूल की पंखुड़ियां बरसाई गई थी, चारों तरफ शोर शराबा हो रहा था। हमने भी ढोल नगाड़े बजाए थे, आसमान पर आतिशबाजी की थी। मैं रागिनी के ताऊ से मिला था, वह मुझे लेकर स्टेज पर पहुंच गए थे। थोड़ी ही देर में शादी की तमाम रस्में अदा कर दी गई थी और मेरी जिंदगी में रागिनी के साथ साथ सोनल भी शामिल हो गई। मेरे चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी। मैं रागिनी को पाकर तो खुश था, लेकिन यह खुशी किसी और चीज की भी थी, जो हॉल में मौजूद किसी भी शख्स को मालूम नहीं थी। थोड़ी देर बाद ही शोर उठ गया था और मैं अपनी दुल्हन को अपने साथ लेकर घर की तरफ रवाना हो गया था। मेरी दुल्हन ने अपनी बहन सोनल का हाथ बहुत ही मजबूती से थाम रखा था। सोनल उस वक्त लाल जोड़े में मौजूद थी, जो उसकी दुधिया रंगत पर खूब जच रहा था। मेरी साली देखने वालों को अपनी तरफ बहुत आकर्षित कर रही थी। अगर वह दिमागी तौर पर ठीक होती तो लड़कों पर कहर ढा देती। मैंने कई लड़कों को देखा था जो उसे घूर कर देख रहे थे। आखिर वह थी ही इतनी खूबसूरत। अभी अभी उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। वह रंग रूप तो आना ही था। हम घर पहुंचे तो मैंने अपनी पत्नी का बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत किया था। मैंने कुछ पारिवारिक रस्में अदा की थी। इसके बाद मैं रागिनी का हाथ थामकर अपने कमरे की ओर बढ़ चुका था। पीछे से सोनल भी उसके पीछे आई थी, लेकिन मेरी मम्मी ने उसे थाम लिया था और मुझे इशारा किया था कि तुम चले जाओ। एक पल के लिए रागिनी ने दरवाजे के पास रुककर सोनल को एक नजर देखा था, मगर वह बेहद मजबूर थी और मैं भी आज की रात कोई रियायत नहीं देना चाहता था, क्योंकि यह मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी।
मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने कमरे के अंदर दाखिल हो गया था। मैं अभी रागिनी से कोई बात करता पहले ही वह परेशान अंदाज में बोली थी, आप बाहर जाकर एक बार अपनी मम्मी से बोल दे कि उसका ख्याल रखे, वह मेरे बिना नहीं रह सकती है, परेशान हो जाएगी। वह कुछ और कहती इससे पहले ही मैंने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी थी और उसकी आंखों में देखते हुए बोला था, अरे आप क्यों परेशान होती हैं? आप बैठो, मैं देख कर आता हूँ। मैं बाहर आया तो मम्मी सोनल से छोटी छोटी बातें कर रही थी जो वह सिर झुकाकर बता रही थी। मैंने माँ को अपनी तरफ आने का इशारा किया। वह तुरंत उठकर मेरे पास आ गई थी। मैंने उनके कान में सरगोशी भरी आवाज में बोला था, ध्यान रखना इस पागल का, इसकी बहन अंदर मुझे परेशान कर रही है। मम्मी ने मेरे बालों में हाथ फेरा था और मोहब्बत भरे अंदाज में बोली थी, तुम परेशान मत हो, मैं देख लूंगी, या मेरे पास ही सो जाएगी। कल तक इसका भी कमरा तैयार कर देंगे। मैंने सिर को हल्की सी हिलाया था और अपने कमरे के अंदर आ गया था। मेरी पत्नी परंपरागत दुल्हनों की तरह बैठी हुई थी। मैंने कमरे को अंदर से बंद कर दिया था। वह रात मेरे लिए मेरी सबसे हसीन रात थी। मैंने अपनी तमाम हसरतें पूरी की थी। अगली सुबह जब मैं बिस्तर से उठा था तो मेरी पत्नी कमरे के अंदर मौजूद नहीं थी। मैं हैरान रह गया था क्योंकि सुबह सुबह वह कहाँ जा सकती थी। उसके लिए उसका ससुराल नया था। मैंने बाथरूम की ओर देखा तो वह बाथरूम का दरवाजा बंद था और लाइट्स भी बंद थी, यानी रागिनी कमरे से बाहर गई थी। मैं फौरन उठकर बैठ गया था क्योंकि हमारे परिवार में यह रस्म थी कि शादी की सुबह दूल्हा दुल्हन एक साथ कमरे से बाहर जाते हैं और यही चीज अच्छी भी लगती है। मुझे अचानक परेशानी हुई और मैं फौरन कमरे से बाहर आया। सामने ही लिविंग रूम में रागिनी सोनल को अपने हाथ से खाना खिला रही थी, जबकि सोनल उसे ना जाने कौन सी बातें बता रही थी जिस पर रागिनी खूब हंस रही थी। शुक्र था कि अभी कोई नहीं उठा था, इसीलिए मैं फौरन उन दोनों के पास पहुंच गया। रागिनी मुझे उठता देखकर फौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। वह कुछ कहती इससे पहले ही मैंने उसका बाजू पकड़ा और उसे देखते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग ठीक है? यहाँ क्या कर रही हो? अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? हमारे परिवार में इस बात को बहुत बुरा माना जाता है। लड़की चलो अंदर, या बोलकर मैंने उसका हाथ पकड़ा तो फौरन ही सोनल ने मेरा हाथ थाम लिया था और मुझे देखते हुए बोली, दूल्हे जीजू छोड़िए मेरी बहन को, हम खाना खा रहे थे, आप भी खा लीजिए। वह इतनी मासूम से बोली थी कि कुछ पल के लिए मुझे शक हुआ था कि यह लड़की पागल नहीं है। मैं चुप हो गया था, भला मैं उसे क्या जवाब देता। मैंने रागिनी को देखा था और उसे अंदर आने का इशारा करके कमरे के अंदर चला गया था। मेरा दिमाग अजीब सी उलझन का शिकार था। क्या मुझे यह करना चाहिए था? क्या यह मुझ पर जचेगा? वह लड़की बहुत मासूम है, यही बात मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी जो मुझे परेशान कर रही थी, लेकिन मैं बेहद मजबूर था। मैं रागिनी के साथ इस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेरी शादीशुदा जिंदगी पर भी बहुत असर पड़ रहा था और मुझे मालूम था कि अभी तो मम्मी सोनल को बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन जैसे ही थोड़ा वक्त गुजर जाएगा उनकी आंखों में भी वह चुभना शुरू हो जाएगी। यही वजह थी कि मैं जल्द से जल्द उसे ठिकाने लगाना चाहता था। थोड़ी देर बाद ही रागिनी कमरे के अंदर आ गई थी और मुझे काफी खफा नजर आ रही थी। मैंने उसे देखकर सादे शब्दों में कहा था, ख्याल रखना, तुम अपने मायके में नहीं हो, अब ससुराल में हो। यह बोलकर मैं वापस आंखें बंद करके लेट गया था। मेरी आंख सुबह 10 बजे के करीब खुली। रागिनी शीशे के सामने बैठी तैयार हो रही थी। मैं भी उठ गया था और तुरंत ही कपड़े वगैरह बदलने के लिए वॉशरूम चला गया था। मैं बाहर आया तो रागिनी तुरंत ही आईने के सामने से उठकर जूते पहनने जाने लगी थी। तब मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था और उससे देखते हुए बोला था, देखो अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही बोल रहा था ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। जब तुम्हें परिवार की औरतें बातें सुनाएंगी तो
तो तुम जवाब नहीं दे पाओगी, इसलिए मैं चाहता था कि तुम हर हाल में सुरक्षित रहो। मेरी बात सुनकर रागिनी ने नर्म अंदाज में कहा था, मैं जानती हूँ सब बातों का मुझे इल्म है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरी बहन मुझसे बहुत करीब है और बहुत प्यार करती है। जिस तरह मैं आपके परिवार के लिए अजनबी हूँ, उसी तरह उसके लिए भी यह परिवार बहुत अजनबी है। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप थोड़ा समझौता कर लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं हमेशा आपसे वफादार रहूंगी। उसने यह बात नम आंखों से बोली थी, जबकि मैं चुप हो गया था। मैंने उसका हाथ भी छोड़ दिया था और अपने आप को संवारने लगा था। मैं और अधिक उलझता जा रहा था। दिल एक अजीब सी डगर पर चल रहा था। मुझे बार बार यही सब बातें सताने लगी थी कि जब मैं वह हरकत करूंगा तो रागिनी को कैसे संभालूंगा। यह बात तो तय थी कि मैं रागिनी को कुछ नहीं बताने वाला था, लेकिन डर इस बात का था कि जब मैं वह काम कर जाऊंगा तो रागिनी को कैसे संभालूंगा। समय धीरे धीरे गुजरता चला गया था। मेरी शादी को एक हफ्ते का समय बीत गया था। मैंने धीरे धीरे रागिनी की बहन सोनल के साथ वक्त बिताना शुरू कर दिया था। उससे बातें करने लगा था। वह ज्यादा किसी से बातें नहीं करती थी, बस अपनी बहन से ही बात किया करती थी। उससे ही फरमाइश करती थी, उसके पास ही जुड़कर बैठती थी, जबकि मैं सिर्फ मुस्कुरा देता था। यह बातें मुझे बहुत बुरी लगती थी, क्योंकि मेरी नज़र में रागिनी सिर्फ मेरी थी, लेकिन उसकी बहन का उसके करीब आना, उससे बातें करना मुझे बहुत बुरा लगता था। मेरी मम्मी ने भी 2 बार मुझसे शिकायत की थी कि यह अच्छी आदत नहीं है। हर वक्त तुम्हारी बीवी अपनी पागल बहन के आसपास घूमती रहती है। हालांकि वह अपने ससुराल आई है, उसे चाहिए कि हम सबकी सेवा करे, हमारे आगे पीछे घूमे, लेकिन उसकी नज़र में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने रागिनी को दबे अंदाज में समझाया भी था, लेकिन उसे मेरी बात समझ ही नहीं आ रही थी और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मेरे इरादे और मजबूत होते जा रहे थे। आज रविवार का दिन था। मामूली तौर पर मेरी छुट्टी थी। मैं लिविंग रूम में बैठा अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, जब अचानक सोनल न जाने कहां से मेरे बराबर में आकर बैठ गई और मुझे देखते हुए बोली, जीजू क्या कर रहे हैं आप? मैंने गर्दन मोड़कर देखा तो कुछ पल के लिए अपनी जगह पर ठहर गया। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कुछ पल के लिए दिल में ऐसा ख्याल आया कि काश मेरी बीवी रागिनी की जगह सोनल होती। मगर मैंने तुरंत अपना सर झटक दिया और उसे देखते हुए बोला, मेरे साथ पार्क चलोगी? ना जाने मेरे दिमाग में अचानक से यह ख्याल आया था कि मैंने यह पूछ लिया। हालांकि अभी मेरा वह सब करने का इरादा नहीं था, लेकिन आज मौका अच्छा था। मेरी बीवी काम में व्यस्त, जबकि सोनल भी आज बहुत ही अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने मौके का फायदा उठाने का सोचा था। मम्मी और पापा भी काम से गए हुए थे और यही एक वक्त था जब अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकता था। मेरी साली ने तुरंत सर हाँ में हिलाते हुए कहा था, मुझे रागिनी दीदी ने बताया था कि आप जो बोलेंगे मुझे करना होगा। आप मेरे बड़े भाई हैं। मैं रागिनी दीदी को बताकर आती हूँ, फिर हम दोनों साथ चलेंगे। वह बिल्कुल बच्चों के अंदाज में बोलकर अपनी जगह से खड़ी हुई थी और मैंने तुरंत डरकर उसका हाथ पकड़ लिया था। उसने मुझे हैरानी से देखा था, जबकि मैं उसे अपने बराबर में बिठाते हुए अपनी बातों में उलझाने लगा था। तुम रागिनी दीदी को बताओगी तो वह तुम्हें जाने नहीं देंगी। कल रात ही वह मुझे बोल रही थी, सोनल अब कहीं नहीं जाएगी, वह घर में ही रहेगी। बाहर जाती है तो बहुत ज्यादा खेलती है, फिर गिरकर चोट लगा लेती है। इसीलिए अच्छा है कि तुम मेरे साथ चलो, हम तुम्हारी दीदी को आकर बता देंगे। मेरी बात सुनकर वह थोड़ी देर सोचने लगी। मैं बार बार अपने कमरे की तरफ देख रहा था, कहीं रागिनी बाहर ना आ जाए, क्योंकि अगर रागिनी बाहर आ जाएगी तो बहुत समस्या पैदा हो सकती। कुछ पल बाद वह दोबारा बोली थी, मगर दीदी मारेंगी। उस दिन भी उन्होंने मुझे बहुत डांटा था जब मैं आपके छोटे भाई के साथ मॉल चली गई थी। वह और कुछ कहती उससे पहले ही मैं बोल पड़ा, अरे नहीं मारेंगी, क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई के साथ गई थी। आज तो तुम अपने जीजू के साथ जा रही हो। रागिनी मुझ पर यकीन करती है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा।
चलो ना, हम चलते हैं। अगर तुम नहीं जा सकती हो तो मैं फिर जा रहा हूँ। मैं तुरंत गया बोलकर अपनी जगह से खड़ा हो गया था। मैंने उसे ऐसी मुश्किल में डाल दिया था कि वह ना हाँ बोल पा रही थी और ना ही मना कर पा रही। उसने कुछ सोचकर सिर हाँ में हिलाया और मेरा हाथ पकड़कर बाहर की तरफ बढ़ गई। मैंने दिल ही दिल में शुक्रिया अदा किया कि उसने दोबारा रागिनी से इजाजत मांगने की जिद नहीं की, क्योंकि अगर वह रागिनी से इजाजत मांगने की जिद कर देती तो मेरे लिए बहुत ही समस्या पैदा कर सकती थी। मैं उससे लेकर गाड़ी में बैठ गया। मैंने तुरंत फोन निकालकर अपने एक दोस्त को मैसेज कर दिया, क्योंकि मैं जिस जगह जा रहा था वहां पर सूचना देना जरूरी था। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। एक पल के लिए दिल में ख्याल आया कि रहने देता हूँ, फिजूल में रागिनी परेशान हो जाएगी, इस बच्ची की जिंदगी भी तबाह हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यह ना करता तो मेरी जिंदगी और ज्यादा मुश्किलों में पड़ सकती थी। मम्मी का दबाव, सबके ताने, मेरी जिंदगी में इस लड़की का बार बार आना, और फिलहाल मुझे पैसों की भी जरूरत थी, और यही आखिरी बात थी जिसने मुझे किसी भी हालात में टकराने के लिए तैयार कर दिया था। मैं सोनल को लेकर शहर की तरफ रवाना हो गया। मेरे हाथ पांव अजीब तरह से कांप रहे थे। अचानक ही रागिनी का फोन आने लगा था। मेरे हाथ पांव और ज्यादा सुन्न हो गए। मैंने सोनल की तरफ देखा तो वह बाहर गाड़ियों को देखने में व्यस्त थी। मैंने फोन उठाकर कान पर लगा लिया। वह तुरंत ही बोली, आप कहाँ पर हैं? आज तो हम दोनों ने शॉपिंग के लिए जाना था। सोनल के कपड़े भी खत्म हो गए हैं, दो चार सूट उसके भी लूंगी, अब जल्दी से आ जाइए। मैं तुरंत बोला, हाँ मैं आ रहा हूँ, दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, तुम परेशान ना हो, थोड़ी देर में आता हूँ, फिर हम दोनों साथ चलेंगे। वह यह कहकर फोन रख चुकी थी। मैंने एक और निगाह सोनल पर डाली और गाड़ी की रफ्तार को तेज कर दिया। एक लंबा सफर तय करने के बाद मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां से शरीफ लोग गुजरना भी अपनी तौहीन समझते हैं। बहुत ही गहमा गहमी वाली जगह थी। मैंने गाड़ी को पहले ही पार कर लिया और सोनल को उतरने का इशारा किया। सोनल मुझे देखते हुए तुरंत बोली, जीजू हम कहाँ आ गए हैं, हम तो पार्क जाने वाले थे। वह और कुछ कहती उससे पहले ही मैं बोल पड़ा, अरे बुद्धू, यह पार्क ही है, आगे जाकर यहाँ तो बहुत भीड़ हो जाएगी, मैं गाड़ी यहाँ से नहीं निकाल सकता, तुम उतरो। मैं उसे बहलाते हुए उतर गया और उसका हाथ थामकर सामने की तरफ बढ़ने लगा। वह बड़ी सी हवेली मेरी मुंतजिर थी। वहाँ खड़ी हुई नर्तकियां और तवाइफे मेरी राह तक रही थी। मेरा दिल अजीब से अंदाज में धड़क रहा था, कदम भारी हो गए थे। आज मैं अपनी 16 साल की साली को यहाँ कोठे पर बेचने आया था। इसके बदले मुझे एक मोटी रकम मिल सकती थी। यह लड़की हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से जा सकती थी, और यही कुछ बातें थी जो मुझे यह कदम उठाने पर मजबूर कर गई थी। मैं हवेली के करीब आया तो एक तवाइफ मुझे देखते हुए बोली, फनौत है। मैंने सिर को हल्की झुकाकर इशारा किया। वह मुझे अपने पीछे आने का इशारा करके अंदर की तरफ बढ़ गई। सोनल ने मेरा हाथ बहुत जोर से थाम रखा था। जैसे ही हम हवेली के अंदर दाखिल हुए तो सामने ही एक मास्टर बैठा हुआ था जो ढोल बजा रहा था। उसके बिल्कुल सामने चार लड़कियां पाँव में घुंघरू पहनकर ढोल की तार पर नृत्य कर रही थी। दूसरी तरफ कुछ औरतें बैठी हुई थी, जोर जोर से हंसकर गा रही थी। सामने ही कोठे की मालकिन ताराबाई बैठी हुई थी। एक पल के लिए मेरे दिल को बुरा लगा कि सोनल के साथ गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जिस तरह का काम होता था उस बात से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। मैं पास गया तो वह औरत तुरंत ही उठकर बैठ गई और सोनल को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बड़े ही अजीब अंदाज में बोली, छोरी तो बड़ी कमाल है, उम्र क्या है इसकी? मैं तुरंत बोला, 16 की है। मेरी बात सुनकर ताराबाई के चेहरे पर मुस्कान फैल गई और वह खुश होते हुए बोली, यानी जवान है, इसके मैं तुझे सिर्फ 2 लाख दूंगी, इससे ज्यादा नहीं दे सकती। अगर इसने मुझे कमा के दिया और मेरे काम आई तो तुझे पैसे और दूंगी, नहीं तो फिर तू कौन मैं कौन। 2 लाख भी मेरे लिए
गनीमत थे। मैंने सोनल को उनके पास बैठने के लिए कहा, जबकि ताराबाई ने तुरंत अपनी एक शागिर्दे को पैसे लाने का कहा। मेरी आंखों के सामने सोनल के सिर पर हाथ फेरने लगी तो सोनल तुरंत पीछे हटकर डर गई और मेरी तरफ आने लगी, मगर ताराबाई ने उसका हाथ पकड़ लिया और सिर हिलाते हुए बोली, ना छोरी, हमसे दूर जाएगी तो बहुत बुरा होगा, चुप करके बैठ। उनका अंदाज सोनल को बुरी तरह डरा गया था और वह मुझे देखते हुए डरे सहमे अंदाज में बोली, जीजू, या हम कहाँ आ गए हैं? मुझे दीदी के पास घर वापस जाना है। यह कहकर वह तुरंत अपनी जगह से उठकर मेरे पास आने लगी, मगर ताराबाई ने उसके बालों को जोर से खींचकर वहीं बैठा दिया और उसे अजीब से अंदाज में देखते हुए बोली, ना ना छोरी, सोचना भी मत, तुम यहीं रहोगी, मुझसे दूर जाकर सिर्फ रुसवाई ही हासिल होगी। और तू बता विनोद, ये क्या दिमागी तौर पर पागल है? वह किसी शंका के तहत बोली, क्योंकि जिस अंदाज में सोनल बोल रही थी वह किसी को भी यह बता सकता था कि वह दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। मैं ताराबाई की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया, मगर सच बताना था इसलिए मैंने धीरे धीरे उन्हें सच बताना शुरू कर दिया कि सोनल मेरी साली है और मैं उसे इसलिए बेच रहा हूँ ताकि वह दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। मेरी बात सुनकर ताराबाई फौरन बोली, हम ऐसी लड़कियों को लेते नहीं हैं, मगर यह देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम तुम्हें इसका पूरा पैसा नहीं दे सकते। मैं फौरन बोला, भला यह क्या बात हुई? इसके दिमागी हालत ठीक होने से क्या फर्क पड़ता है? मेरी बात सुनकर ताराबाई बोली, बहुत फर्क पड़ता है। वह सिर्फ नाच सकती है, ग्राहक का दिल बहला सकती है, लेकिन मोहब्बत भरी बातें नहीं कर सकती। इसीलिए तुम्हें हम 2 लाख नहीं, बस 1 लाख देंगे। अगर तुम्हें मंजूर है तो बोलो, वरना तुम्हारी मर्जी। यह बोलकर उन्होंने मुंह में पान रख लिया, जिसका मतलब था कि वे आगे बात नहीं करेंगी। मैं थोड़ी देर वहीं खड़ा इन बातों के बारे में सोचता रहा। 1 लाख बहुत कम थे, मगर सोनल से जान छूट रही थी। मेरी जिंदगी आसान हो जाती, वरना आगे बहुत दिक्कत पैदा हो सकते थे। मेरे लिए खाने पीने का इंतजाम किया और मेरे हाथ में रुपए थमाकर मुझे जाने का इशारा कर दिया। मैंने एक नज़र सोनल पर डाली। ना जाने क्यों मुझे एकदम रागिनी का ख्याल आया कि वह सोनल के बिना कैसे रहेगी और सोनल यहाँ पर किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। मेरा दिल मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा था कि मैं सोनल को यहाँ पर छोड़ जाऊँ। मेरा ज़मीर मुझे मालामाल कर रहा था, लेकिन अब देर हो चुकी थी, मुझे यह कदम उठाना था। मैंने अपना सिर झटक दिया और हवेली से निकलता चला गया। पीछे से मुझे सोनल की चीखने की आवाज़ें आ रही थी। वह मुझे पुकार रही थी और मेरे पास आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ताराबाई ने उसे बहुत ज़ोर से पकड़ रखा था। मैं एक लंबी दूरी तय करके वापस घर आ गया था। मेरे चेहरे पर खामोशी का नकाब था। मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी बहुत परेशानी से दरवाजे के पास टहल रही थी। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, वह मेरे बाजू पकड़कर बोली, सोनल कहीं नहीं मिल रही है। मैं काफी देर से उसे ढूंढ रही हूँ। छोटे को भी मैंने बहुत दूर तक भेजा था, लेकिन वह कहीं नहीं है। क्या वह आपके साथ है? मैंने आपको भी इतनी बार कॉल की थी, लेकिन आपका मोबाइल भी बंद जा रहा था। उसकी परेशानी को देखकर मेरे दिल को कुछ हुआ था, मगर मैंने फौरन अपने चेहरे पर झूठा गुस्सा चढ़ाते हुए कहा, नहीं, मेरे साथ क्यों होगी? मैं तो अपने दोस्त के पास गया था। तुमसे मेरी बात हुई थी ना? कहाँ गई होगी सोनल? यहीं कहीं होगी। तुमने ऊपर देखा? मैंने उसे पास लगाते हुए कहा तो वह फौरन मुझसे दूर हुई। मेरे चेहरे को देखते हुए परेशानी से बोली, नहीं सोनल, कहीं नहीं है। मैंने हर जगह ढूंढ लिया है, सिर्फ आपसे उम्मीद थी, लेकिन आप भी मना कर रहे हैं। मेरी बहन कहाँ चली गई है? मैं अपने मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगी? वह या कहते ही नीचे जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी मम्मी पापा और भाई सब सोनल को ढूंढने के लिए बाहर गए हुए थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने भी आकर यही कहा कि सोनल का कोई पता नहीं चल रहा है। हमने करीबी घरों में भी सोनल को ढूंढा है, लेकिन वहां से भी कोई सुराग नहीं मिला। मेरी बीवी फौरन अपनी जगह से खड़ी हुई और मुझे देखते हुए बोली, विनोद,
फौरन आप पुलिस को इत्तिला करें। वह मेरी बहन को ढूंढ कर लाएंगी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सोनल चाहिए। उसका दीवानापन देखकर मुझे अब थोड़ा सा सख्त बनना पड़ा, नहीं तो मामला बिगड़ जाता। मैंने रागिनी को देखते हुए थोड़ा गुस्से में कहा, चुप हो जाओ, बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई पुलिस को सूचना नहीं दी जाएगी। तुम्हारी बहन दिमागी तौर पर पागल थी, हो सकता है कहीं इधर उधर निकल गई होगी, शाम तक वापस लौट आएगी, और अगर नहीं भी आई तो समझ जाओ कि वह भाग चुकी है। वह नहीं आएगी अब वापस। दिमागी तौर पर क्या पागल हो चुकी हो? पुलिस को सूचना देकर मुझे अपने परिवार की बदनामी नहीं करनी है, मैं एकदम गुस्से में बोला तो रागिनी बुरी तरह सहम कर मुझे देखने लगी थी। पापा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा था और नरम अंदाज में बोले थे, हमें एक बार पुलिस में सूचना कर देनी चाहिए। इसमें परिवार की बदनामी नहीं है, हो सकता है कि इस बच्चे का कुछ पता चल जाए। पापा कुछ और कहते उससे पहले ही मैंने उनकी बात काटते हुए बोला था, पापा परिवार की बदनामी नहीं होगी तो मेरी बदनामी हो जाएगी। मेरे दोस्तों को पता चल जाएगा, रिश्तेदारों में भी यह बात फैल जाएगी और उसके बाद मेरी नौकरी सब पर असर डालेगी। यह बात सब कहेंगे कि मेरी साली भाग गई है। कोई यह नहीं कहेगा कि वह बच्ची गुम हो गई है। खुदा के लिए, और कौन सा तुम्हारी बहन सही थी, उसका दिमाग वैसे ही ठीक नहीं था। बाद में तुम्हें ही परेशानी होनी थी। अच्छा है कहीं चली गई है तो बेहतर है। हम बस दुआ करो जहाँ भी हो वह सुरक्षित हो, बाकी ऊपर वाला बेहतर जानता है। मैं यह बोलकर अपने कमरे के अंदर चला गया था। मुझे ऐसी टोन इस्तेमाल करना बेहद जरूरी था। अगर मैं बिल्कुल पोलाइट होकर अपनी बीवी से बात करता रहता तो वह मुझ पर यही दबाव डालती कि मैं पुलिस में सूचना करूं, और अगर पुलिस में सूचना होती और उन्हें कुछ भी पता चल जाता तो मैं बुरी तरह से फंस सकता था। यह एक तरह का अगवा का केस था और मुझ पर बहुत बुरा इल्जाम लगता और मैं बहुत लंबे समय के लिए अंदर चला जाता। अपने कमरे में आकर काफी बेचैन हो गया था। दिल में अजीब अजीब से गुमान आ रहे थे कि किस तरह से सब चीजें संभाल पाऊंगा। मैंने यह सब सोचा था कि सोनल का ना मिलना सबको ही परेशान करेगा, मेरी बीवी पागल सी हो जाएगी, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि मुझे इन सब चीजों पर काबू कैसे पाना है। फिलहाल तो मैंने अपना गुस्सा दिखाकर अपनी बीवी को खामोश कर दिया था, लेकिन उसकी बेचैनी हद से ज्यादा थी। वह रात भर नहीं सोई थी, कभी बाहर जाती, कभी कमरे के अंदर टहलती, तो कभी लॉन्च में चली जाती। मुझे एक पल के लिए दुख भी हुआ था, क्योंकि मैं रागिनी से बहुत प्यार करता था, लेकिन पैसों के लिए मुझे यह सब करना बेहद जरूरी था। यानी फौरन ही अगले दिन उठकर पैसे बैंक में जमा करवा दिए थे। मैं किसी की भी नजरों में अपना 1 रुपया भी नहीं लाना चाहता था, क्योंकि यह मेरे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता था। मेरी बीवी सुबह अभी बहुत रो रही थी, उसे बुखार चढ़ चुका था। मेरी माँ बहुत परेशान थी, उन्होंने मुझे यही मशवरा दिया था कि मैं पुलिस से कंप्लेन कर दूं, यही बेहतर होगा। लेकिन मैं किसी भी कीमत पर राजी नहीं था, क्योंकि मुझे यही डर था कि अगर पुलिस को पता चल गया तो मामला बढ़ सकता है, और मैं मामले को बढ़ाना नहीं चाहता था। रागिनी के ताऊ भी लॉन्च में बैठे हुए थे, तसल्ली दे रहे थे। मुझे देखते ही वे अपनी जगह से खड़े हो गए थे, जबकि मैंने अपने चेहरे के जवियों को बदल लिया था, क्योंकि अगर मैं उनके सामने जरा भी नरम पड़ जाता तो वह मुझे पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए कायल कर लेते, और मैं यह किसी भी कीमत पर भी नहीं करना चाहता था। मुझे देखते ही वह फौरन करीब आए और मुझे गले लगा लिया। कदमों की हैसियत से वह मुझे बहुत इज्जत दे रहे थे। वह मुझे देखते ही बहुत ही नरम अंदाज में बोले थे, मैं आपकी बात और आपके पापा की बात को समझ रहा हूँ। इज्जत का मामला तो है, लेकिन हमारे घर की बच्ची का मामला है। अगर आप पुलिस कंप्लेन नहीं करना चाहते तो मैं कर देता हूँ। यह बात सुनकर तो मेरी हवा सूख चुकी थी और मैं फौरन ही अपने आप पर काबू पाकर बोला था, आप लोग क्या चाह रहे हैं? मेरी नौकरी चली जाए? अगर ऐसी बात है तो आप आकर कंप्लेन कर दें, मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा सिर्फ आपकी एक कंप्लेन से, और मैं कुछ नहीं होगा।
اور کچھ نہیں ہوگا، نہ سونل مل پائے گی اور نہ ہی کچھ اور ہوگا، صرف میری بدنامی ہوگی اور میری نوکری چلی جائے گی۔ آپ نہیں جانتے ہیں میری کس نعتی کی نوکری ہے۔ ہماری نوکری کے اندر ان سب چیزوں کو بہت زیادہ مہتو دیا جاتا ہے کہ پریوار کیسا ہے، وہاں پر کیا سسٹم ہے۔ میری بات سن کر تایا چپ ہو گئے تھے۔ وہ ان تمام معاملوں کو سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے راگنی کو بھی سمجھایا تھا کہ بہتر ہے کہ اگر سونل چلی گئی ہے تو اس میں بھی خدا کی مرضی سمجھو، بس دعا کرو کہ وہ جہاں بھی سرکشت ہو، اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں وہ خود بخود واپس آ جائے۔ میری بیوی کسی طرح سے کچھ بھی ماننے کو تیار نہیں تھی، اس کا حال بے حال ہو رہا تھا، لیکن اب مجھے تھوڑا بڑا فیصلہ لینا تھا، اس کے بعد ہی کچھ ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے سب طرح کے انداز میں بولا تھا، اگر تمہیں اتنی ہی دقت ہو رہی ہے تو دیکھو، تم اپنے تایا کے ساتھ ان کے گھر چلی جاؤ اور ہمیشہ وہیں رہنا، پھر میرا نہ تم سے کوئی واسطہ ہوگا اور نہ ہی میری کوئی بدنامی ہوگی۔ اب تم نے پھر اس سلسلے میں بات کی تو میں کوئی سخت قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ یہ بات بول کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں جانتا تھا کہ میں بہت بڑی بات کر چکا ہوں، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اس بات کے بعد میری بیوی اور کوئی دوسری بات نہیں کرے گی، اور ایسے ہی ہوا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ تقریباً 15 دن بعد مجھے اچانک ایک فون کال آئی تھی۔ میں نے نمبر دیکھا تو وہ انجان تھا۔ میں اب بہت زیادہ مستعد رہتا تھا۔ میں نے کوئی چھوٹا کام نہیں کیا تھا، بلکہ ایک لڑکی کو بیچا تھا۔ بھلے ہی میری بیوی کی مانسک حالت ٹھیک نہیں تھی، لیکن میں اب مست تھا، کیونکہ میری بیوی کی نظر صرف اب مجھ پر رہتی تھی۔ میں نے فون اٹھایا تو سامنے سے تارا بائی کھلکھلا کر بولی تھی، اے لڑکے، تو نے تو ہمیں سونے کی چڑیا دے دی ہے، اس نے تو میرا دھندا چمکا دیا ہے۔ میں نے طے کیا تھا کہ تجھے پورے 10 لاکھ دوں گی، چل تو میرے کوٹھے آ، میں تجھے دے دوں گی۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ فون بند کر چکی تھی، جبکہ میں حیرت میں سمندر میں غوطہ زن تھا کہ مجھے اتنی بڑی رقم دی جا رہی ہے۔ میں تو پھول ہی نہیں سما رہا تھا۔ میں نے فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ کام اس طرح کے ہی ہوتے ہیں، جب لڑکی پیسہ کما کر دینا شروع کر دیتی ہے تو کوٹھے والے پیسے اور ادھک دیتے ہیں۔ اسی لیے میں جلد ہی اپنے سبھی کام چھوڑ کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا تھا، لیکن مجھے یہ بات معلوم ہی نہیں تھی کہ وہاں جانے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں کس مشکل میں پھنسنے والا ہوں۔ میں جیسے ہی وہاں پہنچا تو دروازے پر ہی وہی طوائف کھڑی ہوئی تھی جو پہلے دن مجھے اندر لے گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ارے آپ آ گئے بابو، تم چلو آؤ اندر، تمہاری تارا بائی بڑی زور سے انتظار کر رہی ہے۔ اس کے بعد عجیب سی معنی خیزی تھی، دل کیا کہ میں اندر نہ جاؤں۔ نہ جانے کیوں میری چھٹی ہنسی مجھے سنکیت دے رہی تھی کہ کچھ غلط ہے، مگر میں فی الحال پیسوں کی لالچ میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ میں نے ساری چیزوں کو بھول کر اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ ابھی میں 4 قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میری بیوی تارا بائی کے برابر میں ہی بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی بہن کو سینے سے لگا رکھا تھا۔ میں نے کچھ پل کے لیے اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اچانک ہی میری بیوی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور مجھے سمجھنے کا موقع دیے بنا گھماتا ہوا جھناٹے دار تھپڑ میرے منہ پہ رسید کیا تھا۔ تھپڑ کی گونج پورے کوٹھے میں گونج اٹھی تھی۔ وہ میرا گریبان پکڑتے ہوئے بولی تھی، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بہن کے ساتھ یہ گھناؤنا کھیل کھیلنے کی؟ میں تمہارا قتل کر دوں گی، بے شرم انسان، خدا تمہیں برباد کرے۔ یہ بولتے ہوئے اس نے مجھے پیچھے کی طرف دھکا دے دیا تھا۔ میں ابھی نیچے زمین پر گرتا اس سے پہلے ہی مجھے 2 پولیس کرمیوں نے تھام لیا تھا۔ میں بری طرح سے پھنس چکا تھا۔
दरअसल मेरी बीवी ने अच्छी तरह मुझ पर नज़र रखी हुई थी और मुझे इस बात का गुमान ही नहीं हुआ था कि मेरे मोबाइल में मौजूद फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड होती है। और उसने वही बात सुनी थी जब मैंने अपने एक दोस्त से इस सिलसिले में बात की थी, और उसी चीज़ का ध्यान में रखते हुए मेरी बीवी यहाँ पहुँच गई थी। उसने ताराबाई से बहुत मिन्नतें की थी और उसके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई थी कि उसे उसकी बहन दे दी जाए। उसने बदले में पूरे 2 लाख रुपए दिए थे और ताराबाई ने उसका साथ देते हुए मुझे बुरी तरह से फंसा दिया था। मैं अपहरण के केस में अब जेल के अंदर हूँ। मेरा दिल बहुत रोता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। मेरे हाथ से बीवी भी चली गई और इज्जत और मकाम भी चला गया। मेरे माँ बाप भी मुझ पर बहुत थू-थू करते हैं कि तुम्हें पैदा होते ही मार देना चाहिए था। तुम्हें शर्म नहीं आई किसी की बच्ची के साथ ऐसा करते हुए? जबकि आज मैं भी पछतावे की गहराइयों में हूँ कि यह मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने इस लड़की को पागल समझकर उसकी जिंदगी के साथ खेला था और आज जिंदगी ने मेरे साथ ही ऐसा खेल खेला था। अब मैं कैद होके रह गया था। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।